आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है किरचॉफ के नियम। ओके, अच्छा, जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें हमने एक तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन किया था और साथ में हमने ओम के नियम का अध्ययन भी किया था। अच्छा, यदि मेरे पास इस तरह का कोई सरल परिपथ हो जिसमें केवल एक ही लूप हो, तो इस प्रकार के सरल परिपथों में विद्युत धारा और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान हम ओम के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते थे। ओके, लेकिन यदि परिस्थितियां हमारे पास जटिल हो, जो विद्युत परिपथ है वो इस प्रकार का जटिल हो कि उसमें बहुत सारे लूप्स हो और वो आपस में संबंधित हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस विद्युत परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में विद्युत धारा और उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करना आसान नहीं है। ऐसे विद्युत परिपथों को हम केवल ओम के नियम के द्वारा विश्लेषित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जटिल परिपथों के भिन्न भिन्न भागों में विद्युत धारा व विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। उन नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ के नियम। ओके, अच्छा, किरचॉफ के नियम का अध्ययन करने से पूर्व हम जो विद्युत परिपथ है उस विद्युत परिपथ के भिन्न भिन्न भागों को परिभाषित करेंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं, और तो हमको इसके भिन्न भिन्न भागों को परिभाषित करना है। तो सबसे पहली परिभाषा आती है हमारे पास शाखा की, ठीक है। तो विद्युत परिपथ का कोई भाग, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं एडी, ओके, तो विद्युत परिपथ का कोई भी भाग जिसमें विद्युत धारा का मान एक ही रहता है, बिंदु ए से लेकर बिंदु डी तक की बात करें तो यहां से बिंदु ए से बिंदु डी तक यहां पर धारा का मान आई ही है, तो इस प्रकार का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास शाखा कहलाएगा। ओके, तो विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान एक ही हो शाखा कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास एडी एक शाखा है, इसी प्रकार डीसी भी एक शाखा है, बीसी, एबी, एओ और ओसी, ये सब क्या है, हमारे पास शाखा का उदाहरण है। यदि मैं बात करूं एसी की, किसकी बात करता हूं मैं, एसी की बात करता हूं, तो क्या ए से लेकर सी तक क्या एक ही शाखा है, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि शाखा के लिए हमने परिभाषित किया है कि शाखा के ए से हमारे पास ये ए सी एक शाखा हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि बिंदु ए से लेकर बिंदु सी तक धारा का मान एक ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु ए से लेकर बिंदु ओ तक धारा का मान लेते हैं आई डैश है, और ओ से लेकर सी तक धारा का मान यहाँ पर अलग है, आई डबल डैश है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु ए से लेकर बिंदु सी तक धारा का मान एक ही नहीं है, इसके भिन्न भिन्न भाग में धारा का मान भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर हम ए से लेकर सी तक है वो शाखा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इस ए से लेकर सी तक के भिन्न भिन्न भागों में धारा का मान भिन्न भिन्न है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिंदु ओ की। यहाँ पर हम विचार करते हैं बिंदु ओ पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु ओ पर चार शाखाएं आकर मिल रही है। कितनी शाखाएं आकर मिल रही है? चार शाखाएं आकर मिल रही है। तो इस प्रकार के बिंदु जहां पर बहुत सारी शाखाएं आकर मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बिंदु। क्या बोलेंगे? संधि बिंदु। तो यहाँ पर मेरे पास ओ क्या है? एक संधि बिंदु है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ए की, तो ए पर अपने पास कितनी धारा यहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर तीन धाराएं आकर मिल रही है, तीन शाखाएं आकर मिल रही है। इसी प्रकार बिंदु सी पर भी तीन शाखाएं आकर मिल रही है, बिंदु डी और बिंदु बी पर भी तीन शाखाएं आकर मिल रही है। तो बिंदु ए बी सी डी ये सब क्या है? हमारे पास संधि बिंदु है। तो हम संधि बिंदु को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां पर तीन अथवा तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, कम से कम तीन शाखाएं आकर मिलना जरूरी है, ठीक है। तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? हमारे पास
संधि बिंदु कहलाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं लूप की। किसकी बात करें? लूप की। तो यदि मेरे पास कोई जटिल विद्युत परिपथ है और उस जटिल विद्युत परिपथ में बहुत सारे विद्युत एलिमेंट लगे हैं और वो एलिमेंट एक बंद विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, जैसे मेरे पास बिंदु ए डी ओ ए, कितना अपने पास ए डी ओ ए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ए डी ओ एक बंद ट्राइंगल का निर्माण कर रहा है जिसमें 2 सेल लगे हुए और एक प्रतिरोध लगा है। तो इस प्रकार का बंद विद्युत परिपथ हमारे पास क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा, लूप या पाश कहलाएगा। ओके, तो इसी तरह से मेरे पास डी ओ सी डी, ये भी मेरे पास एक बंद लूप है। ओके, और ओ बी सी ओ, ये भी अपने पास एक बंद लूप है, और ए ओ बी, ये भी क्या है? बंद लूप है। तो बंद लूप क्या है मेरे पास? कि विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें बहुत से विद्युत एलिमेंट जुड़कर एक बंद विद्युत परिपथ का निर्माण कर रहे हैं, वो लूप कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किरचॉफ के प्रथम नियम की। अच्छा, इस किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर लागू होता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर बहुत सी विद्युत धाराएं आकर मिलती हो, जैसे यहाँ पर I1, I2, I3, I4 और I5, I6, I7 7 धाराएं आकर मिल रही है। ठीक है, तो संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यदि हम बीजगणितीय योग लें तो यह बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? 0 होगा। ओके, तो किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत ही आसान है। क्या है हमारे पास? कि विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कुछ धाराएं तो ऐसी है जो संधि बिंदु की ओर आ रही है। ओके, और कुछ धाराएं हमारे पास संधि बिंदु से बाहर निकल रही है, जैसे हमारे पास I1, I3 और I7 जो धाराएं हैं वो संधि बिंदु की ओर आ रही है। ठीक है, तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को क्या करेंगे अपन? यदि धाराएं संधि बिंदु की ओर आती है, ठीक है, तो इस प्रकार की धारा को हम धनात्मक लेंगे। तो I1 धनात्मक हो जाएगी, I3 भी धनात्मक हो जाएगी और I7 भी धनात्मक हो जाएगी। और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाले संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली जो धाराएं हैं वो क्या होगी हमारे पास? उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे पास I2 नेगेटिव हो जाएगा, I4 नेगेटिव हो जाएगा, I5 नेगेटिव हो जाएगा और I7 नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ संधि बिंदु O पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाता हूं तो क्या होगा? प्लस का I1, ओके, माइनस का I2, फिर प्लस का I3 और माइनस का I4 और I5 भी माइनस का है, I6 भी माइनस का है, I7 हमारे पास प्लस का है, और इन सब का योग कितना होना चाहिए? बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? धनात्मक धाराओं को एक तरफ और ऋणात्मक धाराओं को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास समीकरण क्या हो जाएगी? I1 प्लस I3 प्लस I7 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4 है यहाँ पर I4 I5 प्लस I6। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? I1, I3, I7 क्या है? संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं हैं, धाराओं का बीजगणितीय योग है। और I2, I4, I5 और I6 ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? हमारे पास संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि संधि बिंदु की ओर आने वाली
विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग किसके बराबर होगा हमारे पास? संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। तो किरचॉफ का हम प्रथम नियम को अलग तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, नए तरह से, कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब संधि बिंदु पर क्या हो रहा है? संधि बिंदु पर जितना आवेश प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करता है, उतना ही आवेश निर्गत हो जाता है, हो जाता। मतलब कहने का मतलब संधि बिंदु पर आवेश एकत्रित नहीं होता है। ओके, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप। ओके, अनुरूप। क्लियर है हमारे पास? किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत ही आसान है कि संधि बिंदु पर जितनी भी धाराएं आ रही हैं उन सबका बीजगणित योग शून्य होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणित योग और उससे बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजगणित योग बराबर होता है। ओके, अच्छा, इसको हम धारा नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? धारा नियम भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो किस पर लागू होगा? एक बंद लूप पर लागू होगा। यदि मेरे पास कोई विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में प्रतिरोध और सेल जुड़कर एक बंद लूप का निर्माण करते हैं, तो उस बंद लूप में स्थित जितनी भी वोल्टताएं हैं उन सबका बीजगणितीय योग कितना होगा हमारे पास? शून्य होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर ए बी एफ जी एक ये बंद लूप का निर्माण कर रहे हैं। क्या है मेरे पास? ए बी एफ जी, ए क्या है मेरे पास? एक बंद लूप है। ओके, और इस बंद लूप में सेल लगे हैं, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1 व E2 ये भी वोल्टताएं हैं, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा V बराबर, यदि हमारे पास ये I1 हो तो क्या हो जाएगा? V बराबर I1 R1, और यहाँ पर भी V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, क्या होगा? I1 R3। ओके, तो प्रतिरोध के सिरों पर भी वोल्टता उत्पन्न हो रही है। तो इस बंद लूप में जितनी भी वोल्टताएं हैं, या E1 E2 V1 V2, इन सबका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा हमारे पास? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीशन डेल्टा V बराबर शून्य। अच्छा, इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन, ये क्या है मेरे पास? EI। समीशन EI क्या प्रदर्शित कर रहा है? सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। ओके, तो यहां पर इस समीकरण जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन EI माइनस समीशन IR। समीशन IR किसको प्रदर्शित कर रहा है? लूप में उपस्थित प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता, और इसका मान किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। ओके,
देखो यहाँ पर हमारे पास समीशन जो ई आई है यहाँ पर धनात्मक लिया है और यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगाया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है वो ऊर्जा स्रोत है, जबकि हमारे पास प्रतिरोधों के सिरों पर ऊर्जा कंज्यूम हो रही है। तो ये तो इस सोर्स की तरह, ये वाला जो भाग है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और ये वो बता रहा है कि ऊर्जा का व्यय हो रहा है। तो यहाँ पर यदि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर ऊर्जा व्यय हो रही है, तो यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगाया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ई आई बराबर समेशन आई आर। ओके, तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको हम अलग तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? कि किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में स्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, ये मेरे पास किसको प्रदर्शित करा? पहले ही हमने बता दिया, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, और ये प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता। ठीक है, तो विद्युत वाहक बलों का समीशन किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ओके, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अच्छा, किरचॉफ के प्रथम नियम में हमने क्या देखा था कि जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आ रही थी उनको हमने धनात्मक लिया था, और धाराएं जो संधि बिंदु से बाहर निकल रही थी उनको हमने ऋणात्मक लिया था। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है और प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। किस स्थिति में विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा और किस स्थिति में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता ऋणात्मक होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखो दो समीकरण है, एक समीकरण नंबर 1 है और एक समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, दोनों के लिए हम चिन्ह परिपाटी लिखेंगे तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखो ये बराबर के इधर आ गया, तो जो चीज यहाँ पर ऋणात्मक थी वो यहाँ पर हमारे पास धनात्मक होगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के लिए चिन्ह परिपाटी नहीं लिखकर इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिख रहे हैं। दोनों के लिए लिख सकते हैं हम, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं केवल इस वाले समीकरण पर, समीकरण नंबर 2 पर, जिसमें क्या है हमारे पास कि सेलों की विद्युत वाहक गुणों का योग किसके बराबर है? प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो इस वाले समीकरण के लिए हम चिन्ह परिपाटी लिख रहे हैं। ओके, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि मेरे पास कोई सेल है, ओके, और उस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं विद्युत धारा की दिशा G से A की ओर है, इससे G से A की ओर है, और यदि मैं लूप में चलता हुआ, यदि मैं लूप की दिशा देखूं, यदि लूप की दिशा मेरे पास इस प्रकार हो कि लूप की दिशा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर होती है, मतलब लूप की दिशा किधर से किधर है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर होती है, तो उस स्थिति में हम जो विद्युत वाहक बल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। और यदि हमारे पास लूप की दिशा इस प्रकार हो कि हम बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जा रहे हो, यदि मेरे पास लूप की दिशा किधर है? F से B की तरफ है, तो इस वाली स्थिति में मैं क्या देख रहा हूं कि हम सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल हम ऋणात्मक लेंगे। ओके, ये तो बात हुई सेलों की। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की। यदि मेरे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा की दिशा किधर है? C से D की ओर है, किधर है? C से D की ओर है, और यदि हमारे पास लूप की जो दिशा है वो भी C से D की ओर, मतलब धारा की दिशा में ही हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास जो प्रतिरोध है उसमें धारा की दिशा और लूप की दिशा समान हो, तो इस वाली स्थिति में प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है वो हम धनात्मक लेंगे। और यदि इसका उल्टा हो, ओके, उल्टा हो मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि धारा की दिशा H से E की ओर है, और यदि मेरे पास लूप मेरे पास E से H की तरफ जा रहा है, तो इस वाली स्थिति में क्या है, प्रतिरोध से बहने वाली धारा और लूप की जो दिशा है वो विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास विद्युत प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो ऋणात्मक
होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमने ये चिन्ह परिपाटी लिखी है वो समीकरण नंबर 2 के लिए लिखी है। यदि यही चिन्ह परिपाटी समीकरण नंबर 1 के लिए लिखी जाए तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें उल्टी हो जाएगी। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिखें तो यहाँ पर हमारे पास ऋणात्मक आएगा और यहाँ पर हमारे पास धनात्मक आएगा, लेकिन हमको एक चीज पर ही कंसिडर करना है और हम किस पर कंसीडर कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यह है चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और हम क्या देख रहे हैं कि यदि मैं विद्युत परिपथ का एक बंद लूप लूं तो बंद लूप में या तो सेल है या फिर हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध है। तो सेल तो क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, और साथ में प्रतिरोधों के सिरों पर क्या होगी, ऊर्जा कंज्यूम होगी। और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जो सेल के विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ऊर्जा सेल के द्वारा उत्पन्न हो रही है उतनी ऊर्जा है प्रतिरोधों के सिरों पर कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये किसके अनुरूप हो गया, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप हो गया। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप। ओके, जो प्रथम नियम था वो आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप था और किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है। ओके, क्लियर है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। थ्योरी हमने पढ़ ली, अब प्रैक्टिकली हम मेरे पास यहां पर एक विद्युत परिपथ दे रखा है ABCDFG। ओके, और इसके अंदर हमारे पास दो लूप दिए हुए हैं ABFG और BCDF, जिसमें दो सेल लगे हैं जिनकी वोल्टेज 14 वोल्ट और 10 वोल्ट है, जिनके विद्युत भागफल कितने हैं, 14 वोल्ट और 10 वोल्ट है, और 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम के लगे हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा कितनी है, I1। ये I1 हमारे पास बिंदु B तक आती है और दो भागों में विभक्त हो जाती है, I2 और I3। ओके, क्लियर है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं कि बिंदु B की। तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु B पर 3 शाखाएं आकर मिल रही है, 3 धाराएं आकर मिल रही है। तो बिंदु B क्या है, मेरे पास एक संधि बिंदु का उदाहरण है। इसी तरह से मैं बिंदु F की बात करूं तो बिंदु F पर भी 3 धाराएं आकर मिल रही है, यहाँ पर I1 होगा। ओके, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक संधि बिंदु है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, कहां पर, बिंदु B पर। तो संधि बिंदु कौन सा, संधि बिंदु। ओके, तो संधि बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम अप्लाई कर दीजिए आप। प्रथम नियम क्या कहेगा हमारे पास कि संधि बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। यहाँ पर 3 धारा आ रही है, I1 प्रवेश कर रही है और I2 व I3 बाहर निकल रही है। तो इसके लिए प्रथम नियम लगाएंगे तो कैसा होगा, I1 धनात्मक होगा और I2 और I3 दोनों ऋणात्मक होगा और इनका योग कितना होगा, 0 होगा। तो I1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, I2 प्लस I3, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एक लूप कंसीडर करते हैं ABFG, ये वाला ABFG हम एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो लूप ABFGA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या बोलेगा हमारे पास दूसरा नियम, कि बंद लूप में स्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर लूप के अंदर स्थित सभी सेलों के विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग लूप के अंदर स्थित सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम बात करते हैं बिंदु B से A से लेकर B तक। तो यहां पर मेरे पास क्या है, प्रतिरोध 4 ओम है जिससे I1 धारा बह रही है, और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि 4 ओम से बहने वाली जो धारा है उसकी दिशा और लूप की दिशा समान है। तो 4 ओम के सिरों पर जो वोल्टता है, जो विभवांतर है, वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो कैसे लिखेंगे, प्लस के 4I1।
ओके, क्योंकि V बराबर कितना होता है IR, तो वोल्टता निकालनी हो तो धारा को प्रतिरोध से गुणा करेंगे। प्रतिरोध है 4, धारा है मेरे पास I1। ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ शाखा BF की बात करता हूँ। शाखा BF में एक सेल लगा हुआ है और हम क्या देख रहे हैं कि जो लूप की दिशा है वो सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ है। तो हमने इस स्थिति में क्या बोला था कि जो वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल है वो धनात्मक लिया जाएगा। ओके, अच्छा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और प्रतिरोध आ गया 6 ओम का, और हम क्या देख रहे हैं कि 6 ओम से I2 धारा बह रही है और जो I2 धारा की दिशा है वो लूप की दिशा में ही है। तो 6 ओम के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो भी धनात्मक होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6I2। ओके, अच्छा हम बात करते हैं F से G तक, यहाँ कुछ नहीं है, और G से A तक की बात करें तो अगेन G से A तक की तरफ जाते हैं तो लूप की जो दिशा है वो बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की तरफ है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो भी धनात्मक होगा। हम क्या करते हैं 14 लिख देते हैं। तो समीकरण क्या होगी मेरे पास 4I1 प्लस 6I2 बराबर 24। 2 से हम काट देते हैं इसको, तो 2I1 प्लस 3I2 बराबर 12। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। कितने देते हैं समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करते हैं एक दूसरा लूप ले लेते हैं BCDF, B C से D तक, फिर D से F तक और F से वापस B तक। ओके, लूप हमने ये वाला ले लिया है। इसमें हम क्या करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देते हैं। तो लूप हमने क्या लिया है BCDF B, इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं B से लेकर C तक कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। हम क्या देख रहे हैं C से लेकर D तक 2 ओम है, जिससे I3 धारा बह रही है और लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है, तो उत्पन्न विभवांतर धनात्मक होगा। तो कितना हो जाएगा प्लस के 2I3। ओके, अच्छा D से F तक कुछ नहीं है, और F से B शाखा की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं 6 ओम में I2 धारा बह रही है, लेकिन जो धारा की दिशा है और लूप की दिशा विपरीत है, तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो होगा ऋणात्मक। तो कितना लिखेंगे हम प्रतिरोध 6 और धारा कितनी है I2, तो इसको हम लिखेंगे 6I2। ओके, और ये किसके बराबर होगा मेरे पास, हम क्या देख रहे हैं कि जो लूप की दिशा है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की, देखो यहाँ पर धनात्मक सिरा है, धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल है वो ऋणात्मक होगा। तो क्या लिख देंगे माइनस के 10 वोल्ट। ओके, तो इसको हम कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा I3 माइनस 3I2 बराबर माइनस के 5। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से I1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ओके, तो एक बार मैं वापस इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास 2I1 प्लस 3I2, 2I1 प्लस 3I2 बराबर 12, और इस I1 की जगह मैं क्या रख देता हूँ 2I1 प्लस I2 जोड़ देता हूँ प्लस के 3I2 बराबर 12। ओके, तो समीकरण मेरे पास क्या हो जाएगी I1 की जगह हमने क्या रखा I2 I3, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। I1 की जगह हम क्या रखना था I2 प्लस I3 रखना था। तो कितनी समीकरण हो जाएगी, समीकरण क्या हो जाएगी 2I2 प्लस 2I3 प्लस 3I2 इक्वल टू 12। तो समीकरण हमारे पास हो गई है I2 जुड़ जाएंगे, और तो 2I3 प्लस 5I2 इक्वल टू 12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। समीकरण नंबर 3 और 4 को हम देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं समीकरण नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगी 2I3 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पर 6I2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर ये मेरे पास इसको 5 मान लेता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 पर थोड़ा गौर करूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर 2I3 है, यहाँ 2I3 भी मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या माइनस लगा देता हूँ या प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी प्लस लगाऊंगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11I2,
और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 2। तो यहाँ पर I2 का मान कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा, इस I2 का मान यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास I3 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस के 5, यही है हमारे पास। ये देखो I3 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस के 5। अब मैं I2 का मान कितना रख देता हूँ यहाँ पर, I2 बराबर रख देता हूँ 2। ओके, तो इक्वेशन मेरे पास इस तरह से आ जाती है 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 5। तो I3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 6 बराबर 1 एम्पियर। तो I3 मेरे पास 1 एम्पियर आ गया, I2 मेरे पास 2 एम्पियर आ गया। अब मुझे I1 का मान निकालना है, तो I1 बराबर कितना है I2 प्लस I3। ओके, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, I1 बराबर 3 एम्पियर, I2 बराबर 2 एम्पियर और I3 बराबर 1 एम्पियर ज्ञात कर लिया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ के नियम का उपयोग कर इस प्रकार के जटिल विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमको विभवांतर का मान ज्ञात करना हो, तो जैसे मेरे पास ये 2 ओम है, इसके सिरों पर विभवांतर निकालना है, तो I3 का मान तो मैंने ज्ञात कर लिया 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर IR। I है 1, R है मेरे पास 2, सॉरी R में मेरे पास 2 है, तो कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। इसी तरह से किसी भी भाग में हमारे पास जब धारा मिल गई है तो उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ के नियम का उपयोग करके किसी जटिल विद्युत परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में विद्युत धारा व विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके।